हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से काफी अच्छा खासा वेटेज रहता है। आप यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इक्वेशन देख सकते हैं, टेंजेंट नॉर्मल्स के इक्वेशन देख सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा देख सकते हैं, रेट मेजरमेंट और एरर अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मिला जुलाकर हमसे जितना ज्यादा वेटेज कवर करने के लिए हम बात कर रहे हैं तो वो सारा आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा। यहां से हम लोग अपने डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको कर्व और टेंजेंट, बेटा जिसने ये कर्व और टेंजेंट का जो रिश्ता होता है ना, वो कहते नहीं है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ते को अगर आप समझ जाते हैं और उस रिश्ते को समझकर आप उसकी सभी सिचुएशंस को अगर आप समझते हैं तो आपके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल या फिर मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। मैं बेसिक्स आप लोगों को बता दूंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चंस में उन चीज़ों को मैं कुछ कुछ तरीकों से अप्लाई करूंगा एंड देन अगर कहीं पर कोई तरह की खास ट्रिक अगर लग रही हो तो वो भी शेयर करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद बेटा जब हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो मैक्सिमा मिनिमा को भी हम लोग बुला लेंगे कि भैया तू भी आ जा, है। चलें फिर भाई, बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हम लोग आए हैं तो पढ़ के जाएंगे और पढ़ के जाएंगे तो सर एग्जाम भी क्लियर करेंगे। भाई बात क्लियर होती है तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं पूरी एनर्जी के साथ रेट मेजर की बात करके। सो रेट मेजर क्या कहता है? ये कहता है सर किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ जाता है भाई? डिस्टेंस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, पता नहीं और क्या क्या, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जाता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो टाइम के बीतने पर, टाइम तो सर बीतता ही रहता है। सपोज करो मैं आपके सामने ये पेन की बात करता हूँ, ये पेन की जो लंबाई है वो अभी भी इतनी है। आज से 5 सेकंड बाद कहो या 5 से 10 सेकंड बाद कहो, 5 घंटे बाद कहो, 5 साल बाद कहो, इस पेन की लंबाई इतनी ही रहेगी। तो बाय द स्पेंडिंग ऑफ टाइम ये जो पेन है इसकी लेंथ इतनी ही रहेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि समय के पैसेज के साथ साथ क्या होती हैं, या तो बढ़ रही होती हैं या फिर घट रही होती हैं। बेसिक एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं, जैसे एक छोटे से बच्चे की हाइट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो धीरे धीरे लंबा होता है, लेकिन एक स्टेज पे आके वो स्टेडी हो जाता है। लेकिन बचपन में तो वो धीरे धीरे लंबा होता है ना, तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसकी हाइट इंक्रीज कर रही है। तो हाइट यहाँ पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के पैसेज के हिसाब से हम देख रहे हैं तो उसकी हाइट टाइम के हिसाब से सर बढ़ रही है। सपोज करें आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है, उस बर्तन के नीचे आपने छेद कर दिया है और अब अगर ऊपर से आप पानी डालते हैं तो टाइम के साथ धीरे धीरे वो बर्तन खाली होता रहेगा, तो उस बर्तन में जो पानी की हाइट है वो कम होती रहेगी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि सम फिजिकल क्वांटिटी इज एक्चुअली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के हिसाब से अगर चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं कि एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो हम लोग ये कहेंगे ds/dt क्या हो जाता है सर? ये हो जाता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बेटा? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन जाता है दोस्त? ये बन जाता है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली बेटा वेलोसिटी को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण बन जाता है। यानी कि वेलोसिटी को जब हम लोग रेट ऑफ मेजर चेक करते हैं उसका, कि वेलोसिटी के टाइम के हिसाब से चेंज होने की रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसी तरीके से बेटा मोमेंटम जो होता है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूं तो सेकंड लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? फोर्स के बराबर आ जाता है। तो इस तरीके की चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, लेकिन हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं सर, हमें मैथ्स में बात करनी है। तो मैथ्स में हम लोग बोलेंगे कि सर हो सकता है हाइट चेंज हो रही हो सकता है सर रेडियस चेंज हो रहा हो सकता है सर सरफेस एरिया चेंज हो रहा हो सकता है सर वॉल्यूम चेंज हो रहा हो,
तो ये जो होगा बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सो दैट आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस तो हम लोग लगाएंगे ही, है ना। चलो, दो एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से सीखना है दोस्त। जैसे मैंने कहा कि सर सपोज कीजिए किसी सर्कल का जो रेडियस है वो समय के हिसाब से चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी जो सर्कल है, जो वृत्त है, उसका जो क्षेत्रफल है, मुझे उसके बारे में कुछ बताना है, लेकिन अभी इसका जो रेडियस है यानी त्रिज्या, वो समय के हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू टाइम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। तो मुझसे पूछा जा रहा है पहला सवाल ये कि सर बताइए कि जो एरिया है यानी जो क्षेत्रफल है वो किस रेट पे चेंज हो रहा होगा जब हमारे पास रेडियस मान लीजिए बेटा 10 सेंटीमीटर रही होगी, है ना, 10 सेंटीमीटर रही होगी। दूसरा सवाल कि सर इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि जो होता है, परिधि कितनी रेडी से चेंज हो रही होगी, कितनी तेज चेंज हो रही होगी जब रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रही होगी, तब की बात बताओ। तो ये सवाल बहुत ही सीधा सा सवाल है, इसका सोल्यूशन अब हम लोग करने वाले हैं, जरा आराम से समझिए कि सर हमें डी आर बाई डी टी दिया हुआ है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है। अगर मुझे पहले सवाल में एरिया का रेट ऑफ चेंज मांगा जा रहा है तो हम कहेंगे सर पहले सवाल के अंदर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में, सर सर्कल के केस में पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, आप कहोगे एरिया बराबर सर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी हो जाएगा। हैं जी, चेन रूल याद आ गया, ठीक है सर। मुझे डी ए बाई डी टी निकालना है दो कंडीशन में कि सर जब हमें आर की वैल्यू 10 दी गई थी और डी आर बाई डी टी तो है ही सर इतना। तो जब मुझे कब निकालना है डी ए बाई डी टी, मुझे ये बताना है कि सर एरिया कब चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, जब आर की वैल्यू कितनी थी दोस्त, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी और डी आर बाई डी टी की वैल्यू तो 2 है ही। तो आप कहोगे सर ये 2 पाई तो हो गया, रेडियस की वैल्यू 10 रख देंगे और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 2 रख देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 10, 4 10 जा 40 यानी 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से चेंज हो रहा है। दूसरे वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो बेटा दूसरे पार्ट में हमसे सरकमफेरेंस की बात हो रही है, परिधि की बात हो रही है। तो सरकमफेरेंस हमारा कितना होता है सर, सरकमफेरेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर के बराबर होता है। हाँ जी, तो अब हम कहेंगे सर यहां से डी सी बाई डी टी यानी सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमारे पास ये 2 पाई तो रहेगा ही सर, आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाई डी टी। आपसे बोल रहा है कि सर सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज कब निकालना है, जब रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर रहा होगा। कितना रहा होगा बेटा, जब 5 सेंटीमीटर रहा होगा तो आप आर की वैल्यू 5 डाल दीजिए और डी आर बाई डी टी तो 2 सेंटीमीटर है ही। तो सर आर डालने के लिए आर है ही नहीं तो सिर्फ डी आर बाई डी टी की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि परिधि जो होती है एक तरह की लेंथ वैल्यू होती है ना दोस्त। यहां तक बेसिक बात समझ में आती है। एक और एग्जाम्पल को देखिए दोस्त, एक और एग्जाम्पल में आपको कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, सपोज कीजिए मैं आपको दे देता हूं क्वेश्चन में कि हमारे पास सर एक स्फीयर है ना, स्फीयर है। क्वेश्चन किसका है बेटा, गोले का क्वेश्चन है स्फीयर, जिसमें मुझे दे दिया जाता है कि सर इसका वॉल्यूम जो है वो हमारा चेंज हो रहा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज हो रहा है। आपसे पहला सवाल पूछा जाता है कि सर हमें बताइए डी आर बाई डी टी कितना है, ये रेडियस कितनी तेजी से चेंज हो रहा है जब रेडियस बराबर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा सवाल कि सर हमारा सरफेस एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है जब हमारे पास रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर होगा इस कंडीशन में। हाँ जी, बात समझ में आती है, ठीक है। तो सर पहले सवाल में हमसे रेडियस निकालने के लिए बोला है, लेकिन आप दोनों को एक साथ लेकर चलो, आपको dv बाई dt भी चाहिए, आपको ds बाई dt भी चाहिए।
तो मैं ये कहूंगा कि सर वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर के केस में होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, और यहां से सर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ जी, तो इसको पेज को यहां से ऐसे आधा कर लिए जी, ठीक है। अगर मैं यहां से डिफरेंशिएशन करूंगा v का विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dv/dt करूंगा तो ये बन जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर dr/dt बन जाएगा। हैं जी, ठीक है जी। dv/dt तो सर हमारे पास 4 के बराबर है, तो ये 4 पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या बोली थी बेटा? r की वैल्यू बोली थी 5 सेंटीमीटर पे। अच्छा, मैं ना अभी इस क्वेश्चन को 2 सेंटीमीटर नहीं कर रहा हूं, मैं 5 सेंटीमीटर ही कर रहा हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन पर सेट किया जाना चाहिए, ये है ना, सेम जगह पर सेट होना चाहिए। तब आप कहोगे सर r की वैल्यू हमें 5 दी गई, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और dr/dt आ जाएगा। ठीक है सर, dr/dt आ गया। अब आप यहां से कहो सर 4 से 4 तो कट गया, तो मेरे पास dr/dt की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई बेटा 1/25 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, है ना। कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। अब मैं आगे यहां चलूंगा तो s का डेरिवेटिव यानी सरफेस एरिया का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 8 पाई r dr/dt हो जाएगा। अब आप जानते हैं सर मुझे ds/dt कब चाहिए? मुझे तब चाहिए जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी। कितनी थी बेटा? 5 सेंटीमीटर थी। तो उस कंडीशन में 8 पाई r की वैल्यू सर 5 रख देंगे, dr/dt की वैल्यू 1/25 पाई हो जाता है। तो पाई से पाई कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आप कहेंगे सर 8/5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हमारे पास ये आंसर आ जाता है ना दोस्त? बात समझ में आ गई सभी को? तो इस तरीके से 8/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये आप लोगों को याद रखना है कि हमें विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मिलती है। हम लोग किसी और वेरिएबल से डिफरेंशिएट नहीं करते हैं जब तक हम लोग रेट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। डन है? तो अब अगर मुझे ये समझ में आया कि सर ds/dt का मतलब क्या हुआ, ds/dt का मतलब क्या हुआ, आप ये कहोगे कि सर चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही तो होता है ना। चेंज इन सरफेस एरिया एंड चेंज इन टाइम यही होता है। तो अब इससे आप लोग ऐसे समझो कि सर इसका मतलब क्या ये होना चाहिए कि अगर मैं dy/dx लिख रहा हूं, है ना, dy/dx लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। बेसिक बात समझ में आती है? जी सर, समझ में आती है। तो ये चेंज इन y एंड चेंज इन x हो जाएगा। डन है भाई, ये अपना पार्ट क्लियर है। तो अब इस dy/dx का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे चीजों को और एक्सप्लोर करने के लिए ग्राफिकल मेथड के अंदर। तो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ बहुत ही खूबसूरत लाने वाला हूं। अगले 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के हर मायने को बहुत गहराई से समझ लिया है। समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, है। चलो ध्यान से देखना बेटा, इस कर्व को थोड़ी देर के लिए एनालाइज करें, ध्यान से देखें, समझें, जानें। इसके अंदर बहुत सारी कहानियां हमारे पास रहेंगी। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कर्व की तरफ अगर आप गौर से फरमाएं तो ये आपको फील होना चाहिए कि ये कर्व जो है सर ये कुछ ऐसे पहाड़ी रास्तों की तरह है। कभी गए हो बेटा पहाड़ों में घूमने? गए होगे मम्मी पापा के साथ या स्कूल ट्रिप में या फिर दोस्तों के साथ, हैं? सब जानता हूं मैं, सब। तो जब भी कभी पहाड़ों में गए होगे तो कभी ऐसा हुआ होगा कि हाँ थोड़ी चढ़ाई चढ़ी होगी, फिर थोड़ी सी ढलान चढ़ी होगी, फिर कभी चढ़ाई चढ़ी होगी, फिर कभी ढलान आ रहा होगा। तो इस तरीके से पहाड़ी रास्ता समझ लो। तो आप क्या कहोगे कि सर ये मान लो एक पहाड़ से नीचे हम लोग घाटी तक गए और इस तरीके से गए, तो आपकी गाड़ी जो है बेटा, मैं गाड़ी ना एक गोल टायर से दिखा रहा हूं, बस इससे ज्यादा नहीं दिखा रहा मैं, मेरे को इतना कलाकारी करने का मन नहीं है अभी, है। तो मैंने कहा कि सर ये जो गाड़ी है इसका एक टायर है, ये टायर जब बेटा इस टायर के साथ आप ट्रैवल कर रहे होगे तो ये टायर अभी ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा। जब यहां पर होगा तो बेटा इसके टायर की डायरेक्शन ये होगी। सर जब ये बिल्कुल ऊपर पहुंच गया होगा इस वक्त इस टायर की डायरेक्शन यहां पर होगी। जब ये यहां पर होगा तो इस टायर की डायरेक्शन बेटा यहां पर होगी।
जब वो यहाँ पर होगा तो ये डायरेक्शन यहाँ पर होगी, सेम यहाँ होगा तो बेटा कहाँ सर, यहाँ पर होगा तो डायरेक्शन ये है, नीचे होगा तो सर डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है ना, डायरेक्शन सीधी है। इस पोजीशन पर होगा तो डायरेक्शन बेटा फिर ऊपर की तरफ हो जाता है। तो आपने कहा सर हमारी गाड़ी जो है वो यूं करके ऊपर गई और यूं करके नीचे आ गई और फिर से सर ऊपर चली गई। तो ग्राफ हमें कुछ बता रहा है, ग्राफ हमें ये बता रहा है कि सर गाड़ी तो समझ में आ गई, लेकिन इस पोजीशन को अगर आप देखें तो आप कहेंगे ग्राफ सर ऊपर की तरफ जा रहा है, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग हियर। यहां पर ग्राफ कैसा है सर, इंक्रीजिंग है। यहां ग्राफ सर नीचे की तरफ जा रहा है ना, देखो ध्यान से, नीचे की तरफ जा रहा है, यहां पर भी नीचे ही जा रहा है, यहां पर भी नीचे जा रहा है। तो इतने रीजन में ग्राफ कैसा है सर, डिक्रीजिंग है। यहां से लेके यहां तक के रीजन की बात करूं तो इंक्रीजिंग है, यहां से लेके यहां तक के रीजन की बात करूं तो डिक्रीजिंग है। सर यहां से फिर से ग्राफ जो है सर वो इंक्रीज करना शुरू कर जाता है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है ना दोस्त। ये बात बेसिक लेवल पे समझ में आती है कि सर कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। ये हम लोग उसके ग्राफ को देखकर बोल सकते हैं कि ग्राफ ऊपर को जा रहा है या फिर ग्राफ नीचे को जा रहा है। अब यहां से मैं कहता हूं कि बच्चे आप लोग अगर इतनी बात को समझ पाते हो तो आप यहां से कहोगे कि सर ये जो गाड़ी है या फिर जो भी व्हीकल आप चला रहे हो वो व्हीकल एक टाइम पर सर ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाती रहेगी और अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगी, जिसे हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं। उस जगह पर आपकी गाड़ी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, बिल्कुल सीधी होगी, यानी हमारा y डैश जो होगा वो बेटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। y डैश क्या दिखाता है बेटा, y डैश आप लोगों को दिखाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या दिखाता है दोस्त, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिखाता है, यानी किसी भी फंक्शन पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो उसका स्लोप y डैश से हमें पता लगता है। हाँ जी ठीक है। तो सर ये पोजीशन होगी ना, ये खास तरह की पोजीशन होगी जब गाड़ी यहां पर होगी, इस जगह पर गाड़ी होगी तो इस जगह पर हमारा एक पोजीशन बन रहा होगा। सो दिस पोजीशन कैन बी अटेन्ड एट सम पोजीशन एक्स एम, अगर मैं लिख दूं ऐसे करके। इस पोजीशन पर सर गाड़ी की डायरेक्शन कैसी थी, ऐसी थी, बिल्कुल सीधी थी, है ना। और जब आप नीचे की तरफ आते हो तो बेटा ये वाला एक पोजीशन मिलेगा जहां पर आपकी गाड़ी की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी होगी, इसको हम लोग मिनिमम बोलेंगे। और ये कहीं पर आ रहा होगा सर, एक्स किसी एक छोटे एम पॉइंट पर आ रहा होगा। दिस इज एक्स कैपिटल एम दोस्त, दिस इज एक्स कैपिटल एम एंड दिस इज एक्स स्मॉल एम। मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और ये मिनिमम कहां पर आ रहा है सर, x बराबर x m पर आ रहा है और ये x कैपिटल M पर आ रहा है। दिस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, अब इसके अंदर और क्या सीखने को होता है सर, इसमें सीखने को ये होता है कि जब हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा होता है, जब हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा होता है तो हमारा टेंजेंट सर इंक्रीजिंग है ना। कैसा है सर, इसका स्लोप कैसा होगा, इस वक्त इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। यानी हमें समझ में आया कि सर अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो उसका y डैश कैसा होगा सर, ग्रेटर देन 0 होगा। कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। इस वक्त आप देखोगे कि सर टेंजेंट जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, इसका मतलब इसका y डैश लेस देन 0 है। यहां पर भी देखोगे दोस्त मेरा टेंजेंट जो है वो सर नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां पर भी y डैश लेस देन 0 है। तो आप कहोगे कि सर अगर मेरा ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब y डैश की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां आप देखोगे कि सर फिर से हमारे पास जो टेंजेंट है वो सर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब y डैश ग्रेटर देन 0 है। अगेन हम लोगों को इंक्रीजिंग फंक्शन अगर मिल रहा है तो इसका मतलब सर y डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहां पर होगी। हाँ जी, ये बात सभी को समझ में आती है। अब बेटा ये जो एक पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट सर, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, कौन सा पॉइंट, इन सब को इरेज कर देते हैं, इन सबको इरेज कर देते हैं। हम कहते हैं सर इस वाले पॉइंट की बात करें जहां पर हमारा कर्व जो है वो बिल्कुल सीधा एक्स एक्सिस से पैरेलल टेंजेंट जब बनाता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट कौन सी जगह होती है सर, क्रिटिकल पॉइंट वो जगह होती है जहां पर हमारा टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। तो क्या सर ये भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, हाँ दोस्त ये भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट से इंफॉर्मेशन क्या पता चलती है कि सर क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास क्या आता है सर, या तो मैक्सिमम आता है
या तो मिनिमम आता है। क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्यों निकालते हैं? या तो मैक्सिमम आता है या तो मिनिमम आता है। ये बात मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं मेरे दोस्त कि अगर y डैश बराबर 0 है, y डैश बराबर अगर 0 है, इसका मतलब इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ऐसी जगह जहां पर कर्व जो है वो अपना नेचर चेंज कर रहा है। नेचर चेंज कर रहा है मतलब देखो बेटा, पहले कर्व कैसा था? इंक्रीजिंग था। पहले कर्व हमारे पास इंक्रीजिंग था, बाद में कर्व सर डिक्रीजिंग हो गया। तो इसने नेचर चेंज किया ना, कहां पहुंचने के बाद सर? क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचने के बाद। सर यहां पर कर्व पहले डिक्रीजिंग था, फिर कर्व देखो बेटा इंक्रीजिंग हो गया। कहां पहुंचने के बाद बेटा? क्रिटिकल पॉइंट से गुजरने के बाद कर्व जो है वो अपना नेचर बदलता है, यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाता है और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदल जाता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। और अगर कर्व अपना नेचर बदल रहा है तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के बीच में आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग के बीच में आपको मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम और मिनिमम का केस समझ में आ गया। तो ये सारा खेल हम लोग ऐसे खेलेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, उस पर बनने वाला टेंजेंट अगर पॉजिटिव स्लोप रखता है तो सर कर्व उस वक्त इंक्रीजिंग है। अगर उस पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है तो उस वक्त कर्व हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर कर्व इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर कर्व डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन रहा है तो मिनिमम आ जाएगा। ये बातें समझ में आती हैं? ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीटली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बाकी इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कर्व को लेकर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या फर्क होता है। जरा ध्यान से देखिए दोस्त, आप गाड़ी लेकर चल रहे हो, आपकी गाड़ी अभी ऐसे करके पहाड़ी में सीधा सीधा चल रही है, चल रही है, चल रही है। अभी तक कर्व हमारा कैसा है सर? अभी तक y डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जब आप इसके मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचोगे तो इस वक्त आपका टेंजेंट कैसा हो जाएगा सर? आपका टेंजेंट कुछ ऐसा बन जाएगा यूं, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस पाया जाएगा। इस वक्त y डैश की वैल्यू कैसी है सर? इस वक्त y डैश की वैल्यू 0 है। अब कर्व बेटा आपका नीचे की तरफ जा रहा है, यानी इस वक्त y डैश की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। वापस आपको ये वाली जगह मिलेगी जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वापस पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, यानी इस वक्त y डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर से कर्व इंक्रीज करेगा तो यहां पर y डैश ग्रेटर देन 0 होगा। इस जगह पर बेटा अगर आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फिर से हमें y डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी सर? इस जगह पर भी y डैश की वैल्यू 0 मिल जाएगी। फिर कर्व देखो बेटा डिक्रीज कर रहा है, एक पोजीशन यहां पर आएगी, यहां पर भी आप लोगों को वापस से टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, यानी यहां पर भी y डैश बराबर 0 आ जाएगा। फिर कर्व हमारा इंक्रीज कर रहा है, एक पोजीशन यहां पर आएगी दोस्त, यहां पर आएंगे तो यहां देखोगे तो यहां y डैश बराबर 0 मिल रहा है ना? लेकिन उसके बाद कर्व कैसा कर रहा है सर? इंक्रीज कर रहा है। अब इस पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर अगर आप लोग स्टडी करो तो आप ये कहोगे कि सर इसमें गड़बड़ है। आपने अभी बोला था कि क्रिटिकल पॉइंट वो जगह होती है जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और सर वो जगह होती है जहां पर ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है। क्या करता है? नेचर चेंज करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन जाता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन जाता है। लेकिन सर ये वाली जगह को थोड़ा ध्यान दीजिए ना, आपने शायद कुछ गलती करी है। ये वाली जगह को अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा देखो यहां पर कर्व कैसा था? इंक्रीजिंग था। क्रिटिकल पॉइंट आया सर, फिर से कर्व कैसा हो गया सर? इंक्रीजिंग हो गया, यानी पहले भी इंक्रीजिंग था, बाद में भी इंक्रीजिंग हो गया। सर ये तो कुछ गलत हो गया। तो बेटा इस पॉइंट को, जहां पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आने के बावजूद नेचर और कर्व चेंज नहीं होता है, तो इसे आप कह सकते हो, इस वाले पॉइंट को, एग्जैक्टली इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलोगे दोस्त? इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलोगे। और यहां से हम लोग कहते हैं कि सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर पहले भी कर्व जिस नेचर का था उसके बाद भी कर्व उसी नेचर का हो जाता है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आपको लगा कि चढ़ाई खत्म होने वाली है, आप एक फ्लैट प्लेन पर आ जाते हैं चढ़ते,
फिर आप थोड़ी दूर आगे और चलते हैं, आप कहेंगे सर हमने ये चढ़ाई चढ़ी, ये ऐसे करके चढ़ाई चढ़ी, आप फ्लैट प्लेन पर आ गए, आपको लग रहा है कि अब आपकी गाड़ी सीधी है, अब आप टॉप मोस्ट प्लेन पर आ चुके हो। लेकिन आपको अब कर्व, अगर ये टॉप मोस्ट होता तो आपकी गाड़ी अब नीचे जानी चाहिए थी, अगर ये मैक्सिमम होता तो आपकी गाड़ी नीचे जानी चाहिए थी। लेकिन ये कर्व नीचे ना जाकर बेटा आपकी गाड़ी जो है ना फिर से ऊपर की चढ़ाई चढ़ने लग जाती है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी थी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। अभी ऐसा हो सकता है कि सर इसका उल्टा हो रहा हो। उल्टा कैसे हो रहा हो दोस्त? उल्टा ऐसे हो रहा हो कि आपकी गाड़ी जो है देखो ऐसे करके नीचे आ रही होगी, आपकी गाड़ी सीधी हो जाती है, आप कह रहे हो सर गाड़ी नीचे आते 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 आपको लगेगा कि सर अब मैं लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, अब हो सकता है सर यहां से वापस चढ़ाई शुरू हो, वापस यहां से चढ़ाई शुरू हो। लेकिन चढ़ाई शुरू ना होकर बेटा आपको मिलता है धोखा और आपकी गाड़ी फिर से ढलान में जानी शुरू कर जाती है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को भी सर हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि सर ये वो जगह है जहां पर हमें लगता है कि हम मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन सर वो वापस से क्या करता है? या तो चढ़ना शुरू कर देता है या तो उतरना शुरू कर देता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं सर दिस इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये ग्राफ को लेकर अब आप लोगों को बोलना है कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब यहां पर आप लोगों को जो जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये कि सर अगर मेरे पास मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम की कंडीशन में जो डबल डेरिवेटिव होता है dy/dx² होता है वो हमारा लेस देन 0 होता है, ठीक है। यहां पर लिखते जाइए बेटा, मिनिमम की कंडीशन में क्या होता है? डबल डेरिवेटिव यानी d2y/dx² जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, ये आपको याद रखना है। और इन जनरल बेटा इन्फ्लेक्शन पॉइंट में, मैं इसे 100% ट्रू नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इसे मान लीजिए कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट में सर वैसे तो इसे टेस्ट फेल बोला जाता है, लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि सर d2y/dx² इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कैसा दे देता है? आपको 0 आंसर दे देता है। क्या दे देता है दोस्त? इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर d2y/dx² जनरली 0 आंसर दे देता है। फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन इन जनरल वो जरूरत नहीं पड़ता, इन जनरल जरूरत नहीं पड़ता। अब ये सारी चीजें समझने के बाद हमें इसमें और क्या समझने की जरूरत है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्त। मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूं, अब मैं इस पे बात करूंगा मैक्सिमम मिनिमम के लोकल और एब्सोल्यूट होने के ऊपर। लोकल और एब्सोल्यूट होने का मतलब सर वैसे तो गाड़ी जब यहां पहुंची होगी तो ये भी मैक्सिमम होगा, सर गाड़ी जब यहां पहुंची होगी तो ये भी मैक्सिमम सा ही फील हो रहा होगा, जब गाड़ी यहां पर पहुंची होगी तब भी सर कुछ ऐसा मैक्सिमम सा फीलिंग आ रहा होगा। लेकिन ये तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि इसके पहले भी कर्व ऊपर जा रहा था, इसके बाद भी कर्व ऊपर ही जा रहा है ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। लेकिन आप यहां पहुंचोगे तो बेटा यहां पर आपको मिनिमम वाली फीलिंग आ रही होगी, यहां पर पहुंचोगे तो आपको मिनिमम वाली फीलिंग आ रही होगी। लेकिन अब मुद्दा यह है कि सर इनमें से मैक्सिमम बोलें किसको, मिनिमम बोलें किसको? तो आप कहोगे कि सर अगर मैंने क्या किया होता, मैंने इस रीजन में, सिर्फ इतने रीजन में पूछा होता आपसे कि मुझे इतने रीजन में बताइए कि इतने रीजन में हमारा मैक्सिमम कौन, मिनिमम कौन, इतने रीजन में मैक्सिमम कौन, मिनिमम कौन, तो आप बोलोगे सर इतने रीजन में हमारा मैक्सिमम ये हो जाएगा, इतने रीजन में हमारा मैक्सिमम ये हो जाएगा, मिनिमम ये हो जाएगा। तो जब हम किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर पूछते हैं तो ऐसे मैक्सिमम और ऐसे मिनिमम को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। आप समझ रहे हो ना बेटा, लोकल किन्हें कहा जाता है? लोकल यानी स्थानीय। स्थानीय मतलब किसी एक पर्टिकुलर इलाके के लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर लोकल मैक्सिमम का मतलब सर किसी एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है वो बताना है। अब इस कंडीशन को अगर हम लोग ऐसे बोलें कि सर वैसे तो ये सब मैक्सिमम मिनिमम है, लेकिन सबसे बड़ा मैक्सिमम कौन है? सर सबसे बड़ा मैक्सिमम ये है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। यानी कि सर सबसे बड़ा मैक्सिमम ये है तो ये हमारा लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। ये बेटा सबसे कम वाली वैल्यू है तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, और ये हमारे पास बच्चा लोकल मिनिमम हो जाएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम या फिर लोकल मैक्सिमम या मिनिमम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, ये बात समझ में आ जाती है। चलो ओके, इसके साथ हमें कुछ चीजें और समझ लेनी है, वो ये
कि सर जब हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल की बात करने का मतलब सपोज करो दोस्त ये हमारे पास कोई कर्व है जो कि y बराबर एफ एक्स कर्व से ड्रॉ हुआ है, हैं जी, ठीक है जी सर। अब अगर मैं इस पे कोई टेंजेंट बनाना चाहता हूं तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाता है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस ओके एंड दिस इज वाई एक्सिस ओके। तो अब मैं इसके अंदर जो चीज बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, वो काफी सारे बच्चों को एक तरीके से नहीं मालूम होता है कि क्या डिफरेंस हम लोगों को याद रखना है। सपोज कीजिए दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये कर्व जो है वो x के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे मैं अगर यहां पर x की वैल्यू ले लेता हूं, या फिर मैं यहां पर x की वैल्यू ले लेता हूं, मैं यहां पर x की वैल्यू ले लेता हूं, ऐसे करके x की वैल्यू ले लेता हूं, है ना, ये मैंने वैल्यूज ले लिए हैं। तो आप कहोगे सर x के इस वाली वैल्यू पर जो हमारा टेंजेंट बनेगा ना, वो टेंजेंट सर ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, इधर देखो टेंजेंट सर ऐसे करके, ये देखो इस वाले पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट बनेगा, हाँ जी, इस वाले पॉइंट पर बच्चे ऐसे टेंजेंट बनेगा, इस वाले पॉइंट पर बच्चे ऐसे टेंजेंट बन रहा होगा। तो आप कहोगे कि सर टेंजेंट की डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज हो रही है, जैसे जैसे मैं वैल्यू को बदल रहा हूं वैसे वैसे टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी अभी जो है वो सर हमारे पास थोड़ा लार्जर स्लोप है, यहां पर लार्जर स्लोप है, यहाँ पे थोड़ा और कम स्लोप हो जाता है, धीरे धीरे स्लोप जो है वो कम होती जा रही है इस कंडीशन के अंदर। अब अगर मैं यहां पर कहूं कि सर ये कोई पॉइंट x बराबर हमारे पास x1 है, ये पॉइंट x बराबर x2 है और ये पॉइंट x बराबर x3 है, तो मैं ये कहूंगा सर हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या दे रहा होगा, सर dy बाई डी एक्स हमें दे रहा होगा स्लोप फंक्शन। क्या दे रहा होगा सर, स्लोप का फंक्शन दे रहा होगा, उस कर्व से बनने वाले टेंजेंट का स्लोप फंक्शन हमें dy बाई डी एक्स देगा। तो अगर मैं m1 की बात करूं, सर m1 मतलब इस वाले टेंजेंट का स्लोप m1, इस वाले टेंजेंट का स्लोप m2, इस वाले टेंजेंट का स्लोप m3। अगर मैं m1 की बात करूं तो बेटा m1 जो होगा वो dy बाई डी एक्स तो होगा ही, लेकिन एट द पॉइंट x बराबर x1 पर होगा। m2 जो होगा वो dy बाई डी एक्स तो होगा ही, लेकिन एट द पॉइंट x बराबर x2 पर होगा। और m3 जो होगा वो मेरे पास dy बाई डी एक्स तो होगा ही, लेकिन एट x बराबर x3 पर होगा। ठीक है दोस्त, अब इस पर एक नई चीज और देख लो, सर जहां पर आपने टेंजेंट बनाया है वहां पे एक और चीज बनती है एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी ये वाले पॉइंट पर टेंजेंट बनाया तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है, यहां पर टेंजेंट बनाया तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, यानी उस पर 90 डिग्री पर एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, यहां टेंजेंट बनाया तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल्स भी सर अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इन नॉर्मल की डायरेक्शन का स्लोप अगर मैं निकालना चाहता हूं तो याद रखेंगे बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल जब भी आपको बनाना है तो वो किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको बनाना है तो आप इसे याद रखें कि माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। सर जहां पर भी आपने टेंजेंट बनाया है वहीं पर आप नॉर्मल भी बनाओगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो 1 अपॉन में स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी टेंजेंट के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए और क्या काम आने वाला है, आपके लिए काम आने वाला है मेरे दोस्त इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं भाई, पॉइंट फॉर्म लाइन से लिखते हैं। अगर आपको लाइन की इक्वेशन बनानी आती है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बना सकते हैं। ये निकलता है बेटा y माइनस वाई वन बराबर स्लोप x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर नॉर्मल निकाल कर दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों को एक साथ कंपाइल करने के बाद हम कहेंगे कि सर अगर dy बाई डी एक्स हमारे पास, देखो मैं सारी चीजें एक जगह पे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ जी, इधर देखो सर अगर मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोलूंगा सर कर्व हमारा इंक्रीजिंग है ना। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है तो कर्व हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर 0 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये सारी चीजें आप लोगों को एज इट इज ध्यान में रखनी है। यहां से आगे चलते हैं सर, अगर मेरा डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम लोग इसे मिनिमम बोलेंगे, मिनिमम पॉइंट।
डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाती है तो इस कंडीशन में हम लोग इसको मैक्सिमम बोलेंगे, और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ जाती है तो ये एक ट्रू कंडीशन नहीं है, लेकिन हम लोग इसे रिजल्टिंग मान लेते हैं कि 90% केसेस में हम लोगों को यही चीज मिल रही होती है। तो आप इसे लिख सकते हो कि जेनरली मतलब ज्यादातर केसेस में, ठीक है, क्या आ जाता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि एक ऐसी जगह जहां से पहले भी कर्व इंक्रीज कर रहा था तो बाद में भी कर्व इंक्रीज कर रहा था, और अगर कर्व डिक्रीज कर रहा है तो बाद में भी कर्व डिक्रीज ही करेगा। ये 6 कंडीशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इनकी मदद से हम लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो क्या सर हमारा कंप्लीट हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई? यस भाई, सच में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली भाई, पढ़ ली। अब क्वेश्चन लगवाऊं? लगवाओ, लगाएं, क्वेश्चन लगाएं। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी? बिल्कुल सर, इतनी इंफॉर्मेशन थी। ग्राफ के टेंजेंट को समझते हुए आप लोग कितने आसानी से चीजों को कर सकते हैं वो मैं अब आपको साबित करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर अगर y जो है वो ये फंक्शन है और x जो है वो 10 से 10.1 में चेंज होता है, देन व्हाट इज द टोटल चेंज इन द y? आप कहेंगे कि सर y हमारे पास 3x² प्लस 2 है, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू 10 से 10.1 हो जाती है, इसका मतलब x की वैल्यू पहले 10 थी और हमारा जो dx है वो कितना हो जाता है बेटा, 0.1 हो जाता है। मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं लिख रहा हूं, आपके मेंटली आप सोचिए बेटा, डेल्टा एक्स dx लिखने पर कोई खास फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने dx का सर चेंज कितना आ रहा है, हमारे पास 0.1 आ रहा है। तो आपको कि सर dy/dx अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6x हो जाएगा। हाँ जी सर, तो dy की वैल्यू अगर आप बताओगे तो ये हो जाएगा 6x dx हो जाएगा। बेटा x की वैल्यू 10 थी तो ये 60 हो गया, मल्टीप्लाई dx की वैल्यू 0.1 थी, तो आप कहोगे सर 6 का अप्रोक्सीमेटेड चेंज होना चाहिए। सर 6 का अप्रोक्सीमेटेड चेंज होना चाहिए तो आंसर हमारा 6.03 होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, है ना। बात समझ में आ गई। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे सर dx नहीं डेल्टा x होना चाहिए। मुझे मालूम है डेल्टा x होना चाहिए, लेकिन क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? dx लिख भी दोगे तो क्या कुछ चला जाएगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि सर x के अंदर जो चेंज है वो 0.1 का है, तो उस हिसाब से सेम कैलकुलेशन करते जाओ। अप्रोक्सीमेटेड चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट चेंज। ये एग्जैक्ट चेंज नहीं बताता है बेटा, अप्रोक्सीमेट चेंज बताता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं फिर अगले सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस की जो रेट ऑफ चेंज है वो आपको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया गया है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? सर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है c बराबर 2πr होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो सर ये 2πdr/dt हो जाता है। तो इसने बेटा कोई कंडीशन तो नहीं दी, लेकिन मुझे पता है dr/dt की वैल्यू 0.7 है, तो ये 2 × 22/7 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 कर दोगे तो हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। है भाई, हलवा सवाल था, बिल्कुल हलवा सवाल था, और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। सच में ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चले फिर अगले सवाल पे चलते हैं सर, ये तो आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर इफ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल सोप बबल इज यूनिफॉर्म। इसने कहा कि सर वॉल्यूम का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है सर? कांस्टेंट है। क्या है दोस्त? कांस्टेंट है। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया वेरीज एज। ओके जी, तो हम कहेंगे सर सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो एक बार वॉल्यूम को लेकर चलते हैं। स्फेरिकल सोप बबल है तो 4/3πr³। सरफेस एरिया है तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 4πr² आ जाएगा। फॉर्मूला आप लोगों को याद है ना दोस्त, है ना? तो अब ध्यान से देखिए सर, अगर मैं यहां से dv/dt निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4πr² dr/dt हो जाएगा। जी सर,
डी वी बाई डी टी बेटा एक कांस्टेंट है, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सर ये के अपॉन में 4πr² आ जाएगा। जी सर। यहां पर अगर मैं डी एस बाई डी टी निकालता हूं तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये 8πr डी आर बाई डी टी हो जाएगा चेन रूल से। सर डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू आई है इसको अगर मैं यहां पर डाल देता हूं, इस वैल्यू को यहां पर डाल देता हूं, तो डी एस बाई डी टी क्या बन जाएगा सर, डी एस बाई डी टी बन जाएगा 8πr तो है ही, यहां आ जाएगा 1 अपॉन में के, नहीं डी आर बाई डी टी की वैल्यू डायरेक्ट डालनी है ना सर, तो के अपॉन में 4πr² हो जाएगा, दिस इज के अपॉन में 4πr² हो जाएगा। जी सर। यहां देखिए बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 4 के टेबल में 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आप कहोगे सर डी एस बाई डी टी जो है वो एक्चुअली हमारे पास 2k अपॉन में r के बराबर है। किसके बराबर है सर, 2k अपॉन में r के बराबर है। सिंस दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अगर मैं हटाने की कोशिश करूं तो क्या डी एस बाई डी टी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। हाँ सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, बढ़िया था, ये अच्छा सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था, थोड़ा एप्लीकेबल क्वेश्चन था, बस इतना करते ही हम लोग ये क्वेश्चन को खत्म कर गए सर, बिल्कुल खत्म कर गए। चले फिर अगले सवाल पे, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, कह रहा है एट एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन द टेंजेंट टू द कर्व। बेटा देखो ये कह रहा है कि सर कोई कर्व जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा होता होगा, उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सर ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है और ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, या तो सबसे ऊपर एक्सट्रीम पॉइंट होगा या तो सबसे नीचे एक्सट्रीम पॉइंट होगा। इस जगह पर सर जो हमारा टेंजेंट होता है वो कैसा होता है सर, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। कैसा होता है सर, इस जगह पर टेंजेंट हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यानी सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारा आंसर होगा, परपेंडिकुलर नहीं होता, किसी एंगल पे तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ जी, क्या ये सर ऐसे सवाल पूछे गए हैं? हाँ दोस्त, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। मैं आपको और भी चीज बता देता हूं कि इस जगह को बेटा स्टेशनरी पॉइंट भी कहा जाता है, इन दोनों जगह को स्टेशनरी पॉइंट भी कहा जाता है। स्टेशनरी पॉइंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर अगर यहां पर आपने गाड़ी को पहुंचा दिया ना तो अब आपकी गाड़ी कहीं पर भी गिरेगी नहीं, यहां पर आकर रुक जाएगी गाड़ी, एग्जैक्ट इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पर आकर रुक जाएगी, वो आगे या पीछे कहीं गिरेगी नहीं, स्टेशनरी पॉइंट हो जाता है। ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, है ना। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं सर, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहां पर हमें या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम या तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा होता है, तो दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। यहां पे कर्व जो होता है वो अपना नेचर चेंज कर रहा होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। भाई कंडीशन होती है ना, जैसे मान लो ऐसे, ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है लेकिन अभी समझ में आ रहा है तो मैं चिपका रहा हूं, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि हाँ पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अब इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब या तो ये बच सकते हैं या तो ये मर सकते हैं। तो अब इस क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कर्व या तो इंक्रीज कर रहा होगा तो बाद में डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा होगा तो या तो इंक्रीज करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट में ये चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तो ऐसी जगह पर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। डन है, चलो इस क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी आपको प्रोवाइडेड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर cos इनवर्स ऑफ कोसाइन x एट x बराबर -π/4। देखो बेटा ये अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा ईमानदारी से सॉल्व करें तो हम कहेंगे सर हमें dy/dx निकालना है, वही हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। तो सर कोसाइन इनवर्स का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, हैं जी। फिर मल्टीप्लाई में cos x का डेरिवेटिव, दया ने पहला दरवाजा तोड़ दिया, अब दूसरा दरवाजा तोड़ेंगे तो कोसाइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के साइन x हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। अब अगर आप dy/dx की बात करें तो dy/dx बेटा आपको ऊपर साइन x मिल जाता है और नीचे बेटा आपको मॉडुलस में साइन x मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सर अंडर द रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वो अंडर द रूट साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और रूट से बाहर सर प्लस में साइन एक्स आएगा या माइनस में साइन एक्स आएगा, ये तो हम कह नहीं सकते। अब ये डिपेंड करता है कि सर हमारा आंसर कैसा होगा। भाई इस बात को तो आप जानते हो, क्या जानते हैं सर, कि क्वाड्रेंट्स के खेल में,
क्वाड्रेंट्स के खेल में साइन एक्स यहां पर पॉजिटिव पाया जाता है, साइन एक्स यहां पर पॉजिटिव पाया जाता है, यहां पर साइन एक्स नेगेटिव पाया जाता है और यहां पर साइन एक्स नेगेटिव पाया जाता है। अगर मुझे जो एंगल दिया जा रहा है वो एंगल हमें x बराबर -π/4 की बात हो रही है, x बराबर -π/4, तो इस वक्त साइन एक्स की वैल्यू कैसी होती है सर? इस वक्त साइन एक्स वैल्यू नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव होती है तो जब मैं dy/dx एट x इक्वल्स टू -π/4 पर चेक कर रहा हूंगा, क्या माइनस के π/4 पर चेक करूंगा, तो ऊपर तो बेटा साइन -π/4 आ जाएगा, नीचे बच्चे साइन एक्स नेगेटिव होने की वजह से माइनस में साइन -π/4 देगा, तो साइन -π/4 और साइन -π/4 कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा -1। सो इस वक्त मेरा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो -1 होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चले फिर अगले सवाल पे। वाह सर, इतना सा कॉन्सेप्ट पढ़ाकर आपने इतने बड़े बड़े सवाल लगा दिए, अब तो जरूर एनडीए पार होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फंक्शन एफ एक्स बराबर नेचुरल लॉगरिथम एक्स इंक्रीजेज इन द डोमेन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। भाई देखो, लॉगरिथम एक्स का ग्राफ तो आप सबको बनाना आना ही चाहिए, नहीं आता है तो बेटा प्लीज सीख लो, आपके काम के लिए बोल रहा हूं। लॉगरिथम्स का ग्राफ ऐसे करके बेटा -इन्फिनिटी से आता है और इन्फिनिटी को चला जाता है, ऐसे -इन्फिनिटी से आता है और इन्फिनिटी को चला जाता है, तो आप मुझे देखते ही बोलोगे कि सर ये ग्राफ तो इंक्रीजिंग मोड में है, और हमेशा सर इंक्रीजिंग ही है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है हमेशा हमेशा हमेशा। तो क्या सर ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है? हाँ सर, 0 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब सर मेरा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हैं जी। फिर आप देखो यहां बोल रहा है द फंक्शन एफ एक्स बराबर tan x इंक्रीजेस इन द इंटरवल दिस, तो भाई इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सर ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, यहां पर आप लोग बनाइए बेटा x बराबर -π/2 और +π/2, तो ये +π/2 हो गया, और ये हमारे पास सपोज करो बेटा माइनस के π/2 हो गया। इसको थोड़ा सा और करीब ले आते हैं, चलो काम चल जाएगा इतने में। अब आप जानते हो कि सर tan x का ग्राफ जो है माइनस के π/2 से लेके π/2 तक अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये माइनस के इन्फिनिटी से ये ग्राफ आता है, ऐसे ओरिजिन से पास होकर वापस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, ऐसे ग्राफ बनता है tan x का। तो आप यहां पर देखकर बोलोगे कि सर ग्राफ जो है ना वो हमेशा बेटा इंक्रीज ही कर रहा है, कभी भी डिक्रीज नहीं किया। इस ग्राफ का जो नेचर है वो हमेशा चढ़ाई की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ इंक्रीज करता है। तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही बोल रहा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो आपसे बोला कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आप बोलोगे सर बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है दोस्त, है ना? ये चीजें आप लोगों को कितने आसानी से समझ में आ सकती हैं ये आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स। कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो इंक्रीज करता है 0 से पाई तक। तो सर एक काम करो, ग्राफ्स की मदद से बनाकर देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा लंबा ग्राफ बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। ये बेटा 0 हो गया, और साइन एक्स का ग्राफ बेटा 0 से लेके 2 पाई तक ड्रॉ करोगे तो साइन एक्स का ग्राफ इतना हो जाएगा। सर 2 पाई से अगर मैं 3 पाई तक जाने की कोशिश करूं तो 2 पाई से 3 पाई तक ग्राफ यहां पर बन जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट 0, दिस इज द पॉइंट पाई, दिस इज द पॉइंट 2 पाई एंड दिस इज द पॉइंट 3 पाई। आगे मत बोलना बेटा 4 पाई जैसा सुनाई देगा, है ना? सर मजाक कर रहे हो? कर रहा हूं, क्या करोगे? तुम भी कर लो मजाक, है? ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट। तो हमने कहा कि सर ये जो ये साइन एक्स का ग्राफ है ये 0 से लेके 3 पाई तक हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस सिचुएशन में इसने कहा कि क्या सर 0 से पाई तक के बीच में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है? आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, नहीं सर, ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जब π/2 आया, जब π/2 आया तो उसके बाद ग्राफ डिक्रीज करने लग गया, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है,
बेटा 5π/2 किधर आएगा सर? 5π/2 जो है ना वो इधर आएगा बेटा, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा 5π/2 हो जाएगा। दिस पॉइंट इज 5π/2। उसके बाद और 3π तक ग्राफ क्या सर डिक्रीज कर रहा है? हाँ सर डिक्रीज कर रहा है। इसने बोला कि 5π/2 से लेके 3π तक ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। आप बोलोगे हाँ सर कर रहा है, इसका मतलब ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ये भी खत्म सर, ये भी खत्म। देखो ग्राफ को एनालाइज करने से कितने प्यार से आप इन क्वेश्चंस को खत्म कर पा रहे हो बेटा, ये इन सवालों की खूबसूरती है। और ऐसे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किल सवाल पूछा नहीं जा रहा है, ये हैं ऐसे सवाल भी हैं, आसान भी पूछे जाते हैं, मुश्किल भी पूछे जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को मुश्किल बनाना आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर है कि आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे कर रहे हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप इसमें सच में डेरिवेटिव्स लगाओगे या आप इसके ग्राफिकल मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे? हकीकत आपके सामने है दोस्त। मैं तो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा इन क्वेश्चंस में, तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, चले फिर अगले सवाल पे। चले सर, अगला सवाल देखो बेटा क्या बोल रहा है कि इफ द फंक्शन fx x² - kx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to infinity, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई देखो ये बोल रहा है कि सर ये जो फंक्शन है y बराबर x का स्क्वायर माइनस kx, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो ये हमें बोल रहा है कि ये हो जाएगा 2x - k हो जाएगा। अगर ये कर्व जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब सर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी सर ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब 2x जो है वो बेटा 0 से क्या है, 2x जो है वो k से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद यही कंडीशन निकल कर आ रही है। अब इसने कहा सर इसमें जो इंटरवल है वो 0 से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी है। जरा इसको समझिए दोस्त कि सर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 1 से लेके इन्फिनिटी के रीजन में, यानी x जो है वो सर 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, यही कहना चाहता है। अगर मैं 2x की बात करूं तो दोस्त 2x की वैल्यू सर इन्फिनिटी से तो छोटी होगी लेकिन ये 2 से बड़ी हो जाएगी। अब अगर कोई k वैल्यू जो है वो 2x से छोटी है, इसका मतलब 2x के मिनिमम वैल्यू से छोटी है, तो इसका क्या सेंस निकलता है कि सर k जो है कम से कम 2 से छोटा होना चाहिए हर कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। सो k शुड बी लेस देन 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये भी मुश्किल सवाल नहीं था लेकिन सोचना ज्यादा पड़ा भाई, दिमाग का खर्चा एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा खर्चो लग गयो है सर इस क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा खर्चो। ठीक है चलो भाई अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है कि वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर ex एट द पॉइंट मीट एट द एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, देखो अभी सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, सच्ची बताऊं सच्ची में कैलकुलेशन है। ये कह रहा है कि सर अगर मैं यहां से dy/dx निकाल लेता हूं तो dy/dx हमें स्लोप फंक्शन देगा जो कि e की पावर x आ रहा है। हमें कहां पर टेंजेंट बनाना है सर? यहां पर टेंजेंट बनाना है, यहां पर टेंजेंट बनाना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप निकालोगे सर dy/dx कहां पर निकालना है हमें? गिवन पॉइंट क्या है सर? 0,1 पर निकालना है, यानी x की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू है ही नहीं तो मत डालो। तो इसका आंसर कितना आ गया सर? 1 आ गया। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1। अच्छा, अब बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना सकते हो? सर आप आता तो है, हम लोग बना सकते हैं, कोशिश करते हैं, आप तब तक करो, है ना, आप करो, हम बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई x माइनस x1 हो जाएगा। बेटा ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, यानी y माइनस 1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस 0 हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर बेटा x प्लस 1, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि सर ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस को कहां पर मीट कर रही है? तो x एक्सिस को मीट करना है तो बेटा पुट कर दो y बराबर 0, क्योंकि x एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट का y 0 होता है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? -1 आ जाएगी। तो आप कहोगे सर x बराबर -1 पर कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि -1, 0 पर कट रहा है। हाँ जी, मजा आ गया सर, मजा आ गया। हाँ जी बढ़िया, चले फिर अगले सवाल पे। चलो भाई अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व x² बराबर y एट 1 1 मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
अच्छा जी, तो हम लोग सबसे पहले बेटा एक्स स्क्वायर बराबर वाई से डेरिवेटिव ढूंढ लेंगे, तो ये 2x बराबर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा सर? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट कहां पर सर? 1,1 पर। तो सर x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 1 रख दो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? दो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास 2। अब आप जानते हो कि सर किसी भी लाइन का स्लोप जो है वो हमारे पास कैसे लिखा जाता है? स्लोप ऑफ लाइन सर tan थीटा से भी लिख सकते हैं। किससे? tan थीटा से भी लिख सकते हैं। जो थीटा जो होता है वो बेटा हमारे x एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है। तो हम कहेंगे सर यहां से मैं ये लिख दूं कि tan थीटा बराबर 2 है। हाँ सर tan थीटा बराबर 2 है। तो बच्चा अब मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, √3 आप लोग tan की वैल्यूज जानते हो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड देन 90 डिग्री पे जानते हो बेसिक वैल्यूज। tan की वैल्यूज क्या क्या होती हैं सर? इधर 0 होती है, इधर 1/√3 होती है, इधर 1 होती है, इधर √3 होती है और इधर सर नॉट डिफाइंड होती है। 0 तो सर 0 होता है, 1/√3 यानी 1/1.73। मैं चेक करके बता देता हूँ बेटा, एग्जैक्ट अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि कितना आंसर होगा। लेट मी चेक कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए बेटा 0.578 के आसपास एक वैल्यू आ रही है कि सर इसकी वैल्यू कितनी है? 0.578 के आसपास एक वैल्यू है। ये तो सर 1 ही है, इसकी वैल्यू बेटा 1.732 होती है। यानी सर धीरे धीरे जो tan थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती है जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं, है ना? ये तो ग्राफ भी बताता होगा आपको ये बात। तो सर इसका मतलब अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू 2 है तो सर 2 जो होगा वो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में किसी एंगल पे आया होगा ना, क्योंकि 60 डिग्री पे तो 1.732 आ गया। यानी सर अब इससे बड़ा स्लोप चाहिए तो मुझे 60 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो 60 से 90 के बीच में होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। ये देखो ये 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई ये सवाल भी कुट गया, बढ़िया जी, ये सवाल भी एकदम प्यार से कुट गया। चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। सर ये तो ऐसे खत्म करोगे आप? बिल्कुल ऐसी खत्म करेंगे, जब ऐसी होने हैं तो वैसे ही खत्म करेंगे। द कर्व y बराबर -x³ + 3x² + 2x - 27 हैज द मैक्सिमम स्लोप एट। बेटा देखना शब्दों पर ध्यान देना, मैक्सिमम स्लोप पूछ रहा है। तो हमने कहा सर y बराबर हमारे पास -x³ + 3x² + 2x - 27 दे रहा है ना? हम जानते हैं कि सर स्लोप फंक्शन जो होता है वो m फंक्शन क्या होता है? वो dy/dx के बराबर होता है। स्लोप फंक्शन कौन होता है? dy/dx के बराबर होता है। यानी ये माइनस के 3x² हो जाएगा, प्लस के 6x हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएगा। मुझे पूछ रहा है सर मैक्सिमम स्लोप बताइए। तो बेटा स्लोप मैक्सिमम करना है तो मुझे पहले dm/dx निकालना होगा कि m कहां पर सर डेरिवेटिव होकर निकल रहा है। तो ये माइनस के 6x + 6 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे दोस्त? ये हो जाएंगे मेरे क्रिटिकल पॉइंट। क्या हो जाएंगे दोस्त? क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो बेटा आप में से बहुत सारे बच्चों को एक खास कंफ्यूजन होगा, वो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में होना भी चाहिए कंफ्यूजन। सर आपने कहा था dy/dx को 0 रखा जाता है, आप तो यहाँ पे dm/dx को 0 रख रहे हो। बेटा मैं dy/dx को 0 तब रखता जब मेरे से पूछता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पूछता, तो उस कंडीशन में मैं लिखता कि सर dy/dx बराबर 0 लिखता। लेकिन अभी वो मेरे से क्या पूछ रहा है? अभी पूछ रहा है सर मैक्सिमम स्लोप बताइए। सर मैक्सिमम स्लोप कहां पर होगा? तो इसीलिए मैंने स्लोप के डेरिवेटिव को बराबर 0 रखा है दोस्त। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आती हो कि क्यों मैंने यहां पर स्लोप के डेरिवेटिव को 0 रखा है। तो सर क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है? इसे जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर माइनस के 6x बराबर -6 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा। तो सर यही क्रिटिकल पॉइंट है, यहीं पर मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा होगा। सर जब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, यानी यहीं पर मैक्सिमम आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी दोस्त, ये भी खत्म। चलिए शाबाश, वेरी वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया।
ये सब बेटा देखो ऐसे खत्म करने वाले सवाल हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, लाया हूं, वो भी लाया हूं, लेकिन सारे थोड़ी ना मुश्किल थे कि भाई सारे ही मुश्किल सवाल आ रहे हो। ये क्या कह रहा है, लेट एल बी द लेंथ एंड बी बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सच दैट एल प्लस बी बराबर के, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। भाई देखो ये बोलना क्या चाहता है, इसकी बात को आराम से सुनिए। ये कह रहा है कि सर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ठीक है, इस आयत की जो लेंथ है वो एल है और ब्रेथ जो है वो बी है, यानी ये वाली लेंथ कितनी है सर, एल है, और ये वाली ब्रेथ जो है वो बी है। कितना है बेटा, बी है। मैं इसको यहां पे लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा कि ये हमारे पास b के बराबर दिया गया है, और हमें कह रहा है सर l प्लस बी बराबर किसके है, k के बराबर है। तो मैं ये कहूंगा कि सर ये k माइनस एल के बराबर हो जाएगा। हाँ सर हो तो जाएगा, आपने सही बात बोली है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो एरिया कैसे निकालोगे सर, रेक्टेंगल का एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो एरिया फंक्शन जब आप बनाओगे तो आप कहोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू k माइनस एल हो जाएगा। तो ए फंक्शन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा के एल माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा विद रेस्पेक्ट टू लेंथ निकाल लो कि अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो आप कहोगे सर के माइनस 2l हो जाएगा, और इसे मैं इक्वल टू 0 रख दूंगा टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, मुझे एरिया का मैक्सिमम वैल्यू बताना था, और एरिया मैक्सिमम बताना तो क्रिटिकल पॉइंट हम एरिया के डेरिवेटिव को 0 रखेंगे। तो यहां से हमें समझ में आता है कि सर एल की वैल्यू जो होगी वो k अपॉन 2 के बराबर हो जाएगी। एल की वैल्यू k अपॉन में 2 के बराबर हो जाएगी, यानी कि सर अगर एल की वैल्यू k अपॉन 2 के बराबर है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि b की वैल्यू k माइनस के अपॉन में 2 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि b की वैल्यू भी k अपॉन में 2 हो जाएगी। हाँ जी दोस्त, मैं यही कह रहा हूं। जब सर L की वैल्यू k अपॉन 2 है और B की वैल्यू k अपॉन 2 है तो बेटा मेरा मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा सर, मेरा मैक्सिमम एरिया जो होगा वो k अपॉन में 2 मल्टीप्लाई k अपॉन में 2 यानी लेंथ इनटू ब्रेथ सर k स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। सर आपको कैसे पता कि मैक्सिमम आ रहा होगा, आपको कैसे पता दोस्त, मेरे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला है, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला है, और उस क्रिटिकल पॉइंट में या तो मैक्सिमम आ रहा होगा या तो मिनिमम आ रहा होगा, है ना। हाँ सर, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। अब सवाल में उसने मेरे से बार बार बोला कि मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो मैक्सिमम ही आ रहा होगा ना यार, मैक्सिमम ही आ रहा होगा। आपको चेक करना है, चेक कर लो, मैं डबल डेरिवेटिव निकाल कर चेक करवा देता हूं। बेटा यहां से अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना, तो आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो तो आप कहोगे सर d2a बाई dl स्क्वायर, यानी एरिया फंक्शन का लेंथ के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो बेटा माइनस के 2 आ जाएगा। सर ये हमेशा लेस देन 0 होता है, -2 तो हमेशा लेस देन 0 होता है, इसका मतलब सर ये मुझे मैक्सिमम बता रहा है। मैंने अपना समय यहाँ पर मैक्सिमम चेक करने में भी बचा लिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस बनाती है, कि उसे पता है कि उसे कब डबल डेरिवेटिव चेक करना चाहिए, कब उसे डबल डेरिवेटिव चेक नहीं करने की जरूरत है, वो बिना चेक किए भी उस रिजल्ट को अप्लाई कर सकता है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते हैं? यस, मैं आपको ये बात और अच्छे से समझाता हूं, जरा मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि इसके अंदर मैं आपको एक बेहतर चीज भी आप लोगों को बता देता हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं करता, एनीथिंग, कुछ भी नहीं लिखता, तो भी मैं इसका आंसर विद इन 5 सेकेंड्स कर सकता था दोस्त, 5 सेकेंड्स कर सकता था। ये कहता है कॉन्सेप्ट सर सिमेट्री का। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर अगर ये रेक्टेंगल ऐसा दिख रहा है तो हो सकता है आपका रेक्टेंगल धीरे धीरे ऐसा भी हो जाए, ऐसा रेक्टेंगल बन जाए। हो सकता है कि आपका रेक्टेंगल बेटा एक स्क्वायर जैसा भी दिखाई दे सकता है, ऐसा स्क्वायर दिखाई देता है। तो इसमें कंडीशन क्या फिक्स है, इसने बोला कि सर L और B का जो सम है ना वो K के बराबर होना चाहिए। यानी अगर ये L है और ये B है तो इन दोनों का सम K के बराबर होना चाहिए। अगर ये L है और ये B है तो इन दोनों का सम K के बराबर होना चाहिए। अगर ये L है और ये B है तो इन दोनों का सम K के बराबर होना चाहिए। फिक्स्ड कंडीशन है। अब आपने रेक्टेंगल कैसा बनाया ये आप पर डिपेंड करता है। हमें वो रेक्टेंगल बताइए जिसका एरिया मैक्सिमम होगा।
तो सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग ये कहते हैं कि सर मैक्सिमम एरिया हमेशा स्क्वायर का बनेगा। किसका बनेगा दोस्त? स्क्वायर का बनेगा। रेक्टेंगल के केस में मैक्सिमम एरिया किसका बनेगा सर? स्क्वायर का एरिया बनेगा। यानी अगर ये हमारे पास L के बराबर है तो ये भी सर L के बराबर ही होना चाहिए, तभी मैक्सिमम एरिया बनेगा। और जब इसने मुझे L प्लस बी बराबर K बोल दिया तो सर L प्लस L बराबर K हो जाएगा, यानी L की वैल्यू K अपॉन में 2 हो जाएगी। सर अगर L की वैल्यू K अपॉन में 2 हो जाएगी तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा सर? L का स्क्वायर हो जाएगा। L का स्क्वायर यानी K अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी सर K स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। और टडा बोल के बेटा ऑप्शन नंबर डी लगाकर आप आगे चल जाना। ठीक है भाई। सर ये भी कूट दिया आपने, ये तो बिना बिना कैलकुलस लगाया आपने कूट दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अगर पता है तो बहुत बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे और आपको एक प्राउड वाली फीलिंग भी आ रही होगी। डेफिनेट सी बात है? चले अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? एक 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म अ ट्राइंगल विद वन ऑफ द एंगल्स एट 60 डिग्री। व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल हैविंग ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया? देखो भाई आपको बोल रहा है कि सर 60 डिग्री का ट्राइंगल बनाना है। 60 डिग्री का ट्राइंगल बनाना है तो आप 60 डिग्री पहले ये बना लो, ये आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है सर, अब इस ट्राइंगल को आप ऐसे बनाओ या फिर आप इस ट्राइंगल को ऐसे बनाओ कि 60 डिग्री इधर है ना, ये 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री। अब मैं इस ट्राइंगल को ऐसे भी तो बना सकता हूं सर, ये भी बना सकता हूं। ये 60 डिग्री फिक्स रखते हुए मैंने बनाया। सर मैं एक ट्राइंगल ऐसे भी तो बना सकता हूं जिसमें 60 डिग्री, यहां पर भी 60 डिग्री हो, यहां पर भी 60 डिग्री हो और यहां पर भी 60 डिग्री हो। ऐसा ट्राइंगल भी बना सकता हूं। तो अब आप समझ जाइए, इसने मेरे को बोला बेटा ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया कब मिलेगा सर? जब सिमेट्री होल्ड कर रही होगी चारों तरफ से। तो इस वाली कंडीशन में बेटा मैक्सिमम एरिया आपको मिलेगा, ना ही दूसरे वालों में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस वाले केस में आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। और मैक्सिमम एरिया मिलेगा तो आप कहोगे सर हमारा टोटल पेरीमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो इधर से 8 सेंटीमीटर होगा, इधर से 8 सेंटीमीटर होगा, इधर से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी दिस लेंथ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। सर हमसे मांगा क्या गया है? मुझे बोल रहा है सर इसका ऑल्टीट्यूड बता दीजिए। भाई ऑल्टीट्यूड अगर मैं बताना चाहता हूं, ऑल्टीट्यूड बताना चाहता हूं तो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड कितना होता है? सर इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है सर √3 अपॉन में 2 इंटू में साइड होता है। सर √3 अपॉन में 2 है, साइड की वैल्यू सर 8 हो गई, तो हमारे पास कितना आ गया अब दोस्त? 4√3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म सवाल। अब आप इसे डेरिवेटिव्स की मदद से करने की कोशिश कीजिएगा। सर डेरिवेटिव से करेंगे तो कैसे होगा सवाल? मैं डेरिवेटिव्स के लिए आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स बता देता हूं कि आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार डेरिवेटिव्स की मदद से। इस क्वेश्चन में हमसे फिक्स बोला गया था कि सर 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बाकी कोई भी एंगल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री का है। अच्छा, तो सर अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं, है ना, इसकी बात करूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त? ये हमारा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं इस साइड को, इसको अगर मैं a ले लेता हूं, है ना, दिस इज a ले लेता हूं, तो ये सर हमारे पास a cos 60 हो जाएगा। ठीक है, a cos नहीं सर, a sin 60 हो जाएगा। दिस विल बी a sin 60 हो जाएगा। एंड देन हमारे पास ये वाला पार्ट जो होगा, इतना पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त? इतना पार्ट हो जाएगा हमारे पास a cos 60 हो जाएगा, है ना। ठीक है, a cos 60 हो जाएगा। हम लोग इसमें ये मेथड ना इस्तेमाल करके हम लोग कुछ इसमें दूसरी चीज यानी कि हेरॉन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्त। कैसे कर सकते हैं जरा ध्यान से देखें कि अगर मेरे पास कोई भी स्केलीन ट्राइंगल है, तो लेट अस सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, तो हमें मिलता है कि सर a प्लस बी प्लस सी, यानी इसका जो पेरीमीटर है वो 8 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्त? 8 के बराबर है, या 8 नहीं 24 के बराबर है सर। टोटल किसके बराबर है? 24 के बराबर है। अब आप जानते हैं कि सर ए बी सी
अगर मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ तो इसमें कंडीशन जो अप्लाई होती है, दिस इज, अगर मैं इसका एरिया मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ तो एरिया कितना हो जाएगा सर, अंडर द रूट s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस बी मल्टीप्लाई s माइनस सी हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर s जो होता है वो कितना होता है सर, s हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है सर, ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर होता है। तो मैं कहूंगा सर ये तो कांस्टेंट हो गया, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 24 है, तो 24/2 12 हो जाएगा। यानी सर एरिया मैक्सिमम तब होगा जब s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी कैसा हो सर, मैक्सिमम हो। ये वाली वैल्यू जब मैक्सिमम हो तब एरिया ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहां से कहेंगे सर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ध्यान से देखेंगे बेटा, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है दोस्त। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बात करना चाहूं तो इनका प्रोडक्ट जो होता है, देखो यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा बेटा। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है कि सर am जो होता है किसी भी 2 या 3 नंबर्स के बीच का, वो जियोमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। सो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करूं और इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लूं तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ a b c के बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को मिलता है ना। तो मैं यहाँ पर इन्हीं 3 क्वांटिटीज का यूज करूंगा, दैट इज s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी, हैं जी, डिवाइडेड बाई बेटा 3 जो होगा वो सर ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है सर, बात समझ में आती है। यहां तक हमें am और gm का कॉन्सेप्ट यूज कर लिए। देन आप यहां से कहेंगे सर s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके जी सर, बिल्कुल बात समझ में आती है यहां तक। ध्यान से देखिए बेटा, ये तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 24 है और s की वैल्यू 12 थी, 36 में से 24 गए तो हमारे पास 12 बचा, यानी यहां पर हमारे पास कितना आया, 12 आ गया। सर 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, है ना, किससे डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। सो दिस इज 4 हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनली 4 हो जाएगा। और ये 4 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जी सर, कोई परेशानी नहीं। इसका क्यूब कर दोगे तो बेटा 64 हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू तब होल्ड करेगा जब ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। सर ये तीनों के तीनों बराबर होंगे तो ये तीनों अगर बराबर हो गए, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो इसका मतलब ये होगा कि सर s माइनस ए का जो क्यूब होगा वो हमारे पास 64 यानी 4 का क्यूब हो जाएगा। सर s माइनस ए बराबर 4 आ जाएगा, s माइनस ए 4 आ जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ जाएगी, c की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये मेथड आप लोगों को देख के पता लगेगा कि भाई लंबा है ना, लंबा है। तो भाई इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे, सीधा सीधा कि सर मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तभी मैक्सिमम एरिया आएगा। इतना इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को क्रैक करके निकल जाएं बेटा, ये आपके फायदे की चीज रहेगी। डन है, चलें अगले सवाल पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स। भाई देखो फिर से मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, किस कंडीशन में, रेक्टेंगल के कंडीशन में। तो ये ले लीजिए स्क्वायर हो गया। हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो सर वो रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा, मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब वो सर क्या कर रहा होगा, ओके वेट, यस, जब वो थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, यस, हाँ, जब वो एक स्क्वायर बनेगा। सर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो अब ये सर्कल के सेंटर से अगर मैं कहूं कि सर इसका रेडियस जो है वो 2 यूनिट्स का है, इसका रेडियस सर ये 2 यूनिट्स का है, इसका मतलब ये टोटल कितने का हो गया सर, टोटल 4 का हो गया, है ना, टोटल 4 का हो गया। सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए सर ये हमारे पास x लेंथ मान लेते हैं, इसे भी सर x लेंथ मान लेते हैं। तो सिमेट्री का ध्यान रखते हुए सर हम बोलेंगे कि x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
सो 2x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, यानी x का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यानी x बराबर 2√2 हो जाएगा। सर अगर x बराबर 2√2 है तो मेरे दोस्त मुझे बताओ मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा। मैक्सिमम एरिया तब होगा जब रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, यानी कि ये 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2√2 का स्क्वायर बेटा 8 होता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ये भी खत्म हो गया। चलो जी सर, सिमेट्री के बेसिस पे क्वेश्चन खत्म हो रहे, तो बहुत बढ़िया है सर, ऐसे सवाल आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, और आएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़े से कैलकुलेटिव आप लोगों के लिए शुरू हो जाते हैं। कह रहा है कि अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। मान लो बेटा हम लोग एक स्फीयर बनाते हैं, ये लीजिए सर एक स्फीयर बना दिया। अब इसमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना है, तो चलिए इन सिलेंडर डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सपोज कीजिए सिलेंडर का टॉप वाला पार्ट हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। और सेम एक और सिलेंडर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ओके। जी ये इस पे ऐसे कनेक्ट हो गया, बिल्कुल बढ़िया एकदम। और फिर उसके बाद हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा इससे ज्वाइन हो जाएगा और ये हमारा इससे ज्वाइन हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है लेकिन काम चला लेंगे हम लोग। और यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि सर ये हमारी सिमेट्रिकल एक्सिस हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। ये इससे इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चे अगर हम लोग सेंटर डालते हैं, ये सेंटर डालते हैं, तो आप कहेंगे सर ये सेंटर जो है ना, ये रेडियस हमें बराबर दिया गया है, दिस लेंथ इज इक्वल्स टू आर दिया गया है, दिस लेंथ इज इक्वल्स टू आपको आर दिया गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सर मुझे बताइए कि अगर मैक्सिमम वॉल्यूम है सिलेंडर का तो उसकी हाइट कितनी होगी, तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो हम लोग थोड़ी सी कंडीशन लगाते हैं बेटा। मैं कहता हूं कि ये वाला जो एंगल आप लोग देख रहे हो, दिस एंगल है ना, इस एंगल को मैं थीटा अगर बोल दूं, तो सर ये जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से, इसका जो रेडियस वाला पार्ट हो जाएगा, ये आपके पास आर कॉस थीटा बन जाएगा। और इसका ये वाला जो पार्ट होगा दोस्त, ये आपके पास आर साइन थीटा बन जाएगा। और ये भी कितना बन जाएगा दोस्त, ये भी आर साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हाइट ही है, हाँ जी। तो अब यहाँ से वॉल्यूम फंक्शन बना लो मेरे दोस्त। वॉल्यूम फंक्शन बनाओगे तो वॉल्यूम फंक्शन हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा। सर रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है आर कॉस थीटा का स्क्वायर आ रहा है। और हाइट कितना है सर, हाइट है ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा। टोटल हाइट देख लो बेटा, ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा है। तो v फंक्शन बन जाता है आपका पाई 2 पाई आर क्यूब, कितना बन जाता है दोस्त, 2 पाई आर क्यूब बन जाता है। और यहां पर आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है। सर मुझे इसे क्या करना है, इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है, इसका वॉल्यूम जो है वो मुझे मैक्सिमम करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, निकाल लो जी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो हमारे पास dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dv बाई डी थीटा निकालेंगे, क्योंकि अभी थीटा जो है वो चेंज हो सकता है दोस्त। तो यहाँ पर 2 पाई आर क्यूब हमारे पास है, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 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 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर प्रोडक्ट रूल को आगे कंटिन्यू करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव बेटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस क्यूब थीटा में बदल जाएगा। और जैसे ही मैं इसे बराबर 0 रखूंगा तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। सर क्रिटिकल पॉइंट आया तो मैं यहां से कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूं, और कॉस थीटा कॉमन लेने पर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सर 0 आ जाता है। ऐसा करने पर बेटा या तो आपके पास कॉस थीटा बराबर 0 आ जाएगा, या फिर आपके पास टैन स्क्वायर थीटा जो है वो बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा आपके पास 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। मैंने कोई गलती तो नहीं करी, लग तो नहीं रहा है सर। टैन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, डेफिनेटली 1/2 ही आ रहा है। एंड इसे एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। सर हाइट जो होगा वो 2r साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर के बेस पे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू ये ना 90 डिग्री दे रहा है। बच्चे आप खुद से सोचो, अगर आपने ये वाली वैल्यू अगर 90 डिग्री का कर दिया तो ये एंगल सेंटर को नहीं ऊपर टच करेगा, सीधा ये यहाँ पर टच करेगा दोस्त। तो ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है इसे काट दो,
यहां से सर क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स में बेटा 1/√2 आ रही है। कितनी आ रही है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। तो सर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो उस वक्त ही हमें मैक्सिमम मिल रहा होगा। जी ठीक है सर, मान लिए उस वक्त मैक्सिमम मिल रहा होगा। तो हम कहते हैं कि सर जो ट्राइंगल का रेशियो दिया गया है उस पर जरा सा फोकस करो। इससे अगर मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं तो आप कहोगे सर इस ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर 1 का दिया है, बेस हमें √2 का दिया है, और हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √3 का हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेशियोज आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते हो कि सर अगर ये थीटा है तो ये हमारे पास ये रेशियोज बन जाएंगे इस क्रिटिकल पॉइंट से। अब आपको बोल रहा है कि सर मुझे बताइए हाइट की वैल्यू कितनी है। हाइट की वैल्यू बच्चे आपने बोला 2r साइन थीटा है। कितना है, 2r साइन थीटा है। तो हाइट बराबर 2r तो है ही। सर इधर से साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 अपॉन में √3। तो आंसर हो जाएगा 2r अपॉन में √3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सर ये तो लंबा सवाल हो गया। तो बच्चा लंबा सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन फ्री में मिलेगा। आपके साथ ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। तो पूछे, दूसरा सवाल पूछे। दूसरा सवाल देखो दोस्त, इतनी मेहनत करने के बाद दूसरा सवाल क्या पूछा गया, सर बता दीजिए हमारा रेडियस कितना होगा। भाई रेडियस निकालने के लिए हमने कहा था सर हमारा जो एंगल्स का सेट बना था थीटा के बेसिस पे, तो इधर सर 1 बना था, इधर √2 बना था, इधर √3 बना था। तभी हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, थीटा बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन में √2 आया था। हाँ सर। अब ध्यान से देखिए सर, इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे रेडियस जो आपने निकाला था वो रेडियस कितना था सर, वो रेडियस था r cos थीटा के बराबर। r तो r है ही सर, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाँ सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी √2 अपॉन में √3 हो जाएगा। तो देखें इसमें कौन सा आंसर हमारे पास आ रहा है। इसमें हमारे पास आंसर √2 अपॉन में √3 तो कहीं नहीं आ रहा है। हैं जी, √2 अपॉन में √3 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये क्या गड़बड़ हो गया। बच्चों लोग ऑप्शंस चेक करने के बाद मुझे पता लगा कि ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर √2r अपॉन में √3 ऑप्शन आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो सीधी सी बात है, ऑप्शन पे गलती है। आप इस क्वेश्चन को जब आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो सेकंड ऑप्शन में आपको √2r अपॉन में √3 ऑप्शन मिलेगा, जो कि हमें सीधा सीधा सर यहाँ पर रिजल्ट मिल गया था। भाई पूरी कैलकुलेशन करिए, गलत कैसे हो सकता है, डेफिनेटली। तो हमें 2 सवाल का फायदा मिलता है इतनी सारी कैलकुलेशन करने का। तो अब मुझे ये वर्दित लगता है कि सर ये सवाल अगर करना भी पड़े तो हमें 2 सवालों का फायदा होते हुए नजर आ रहा है। डन है, चलें फिर अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर हैज बीन फेंस्ड बाय अ वायर ऑफ 40 मीटर लेंथ। इट इफ द फ्लावर बेड हैज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर। देखिए दोस्त, इसमें हम लोग ऐसे इस डायग्राम को अगर बनाने की कोशिश करें तो सपोज करो एक ऐसे बगीचा बनाया गया है जिसमें फूल लगाए गए हैं, और वो बगीचा कौन से शेप में है सर, सेक्टर की शेप में है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि सर ये एंगल जो है हमारे पास थीटा के बराबर है, दिस एंगल इस थीटा के बराबर है, और ये जो है सर ये हमारा रेडियस के बराबर हो जाता है, दिस लेंथ इज एक्चुअली इन रेडियस r हो जाता है। तो सर ये रेडियस कितना हो जाता है, ये भी हमारे पास रेडियस r हो जाता है। और आप जानते हैं कि आर्क लेंथ की लंबाई कितनी होती है सर, आर्क लेंथ की लंबाई होती है r थीटा के बराबर होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्त, हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं इन चारों तरफ इस बगीचे के फेंसिंग करता हूं तो मेरे को कितना कितना वायर लगा सर, 40 मीटर वायर लगा। अगर मैंने यहां पर भी फेंसिंग करी, मैंने यहां पर भी फेंसिंग करी, मैंने यहां पर भी फेंसिंग करी, तो 40 मीटर मुझे वायर लगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 40 - 2r अपॉन में r हो जाएगा, यानी आप इसे कह सकते हैं 40 - r अपॉन -2 हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके दोस्त, अब आप मुझे बताइए कि मुझे अगर इसका एरिया मैक्सिमम करना है,
इसका एरिया मैक्सिमम करना है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ आर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा, हाफ थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा। सर थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो ये 40 अपॉन में आर माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, ऐसा कुछ आ जाएगा दोस्त, बिल्कुल आ जाना चाहिए, मानते हो कि नहीं? तब आप मुझे कहोगे सर आर स्क्वायर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एरिया फंक्शन क्या बन जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 40 आर बन जाएगा और माइनस 2 आर स्क्वायर आ जाएगा। जी सर, यहां से बेटा डेरिवेटिव निकाल लो इसका। सर डेरिवेटिव निकालेंगे तो a डैश हो जाएगा हमारे पास 1/2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 40, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4r, और जैसे ही आप इसे 0 रखोगे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट के रूप में r बराबर 10 आ जाएगा। सर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो बेटा ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया भी सर यहीं पर आ रहा होगा, यानी r की वैल्यू 10 होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये भी खत्म सर, छोटे मोटे कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन भी खत्म। आप डबल डेरिवेटिव निकाल कर देख लीजिए अगर आपको मैक्सिमम चेक करना है, बट आप बिलीव कीजिए कि सर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव भी हमें मैक्सिमम ही दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन वेयर 0 से 1 के बीच में बोल रहा है। तो बच्चे y बराबर आपको दे दिया गया है x इंटू एक्स माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/3 दे दिया गया है। सर y डैश निकाल लीजिए तो पावर 1/3 बाहर हो गई, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर बेटा 1/3 माइनस 1 यानी माइनस के 2/3 हो जाएगी। चेन रूल से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 हो जाएगा, इसे बराबर 0 रख देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अच्छा सर, अब देखो बेटा ये 0 हो या ना हो, कम से कम ये तो 0 हो सकता है ना सर, 2x माइनस 1 जो है वो 0 हो सकता है ना। अगर 2x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू सर 1/2 हो जाएगी। जी हो जाएगी। मैं कहता हूं कि दोस्त यहीं पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहीं पर हम लोगों को मैक्सिमम मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर, मैक्सिमम नहीं मिनिमम मिलेगा। क्यों मिलेगा सर, क्योंकि देखो ये वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में भी लाई कर रही है। अरे हाँ सर कर तो रही है, 0 से 1 के बीच में लाई, तो मैं सीधा सीधा यहां पर कहूंगा कि बेटा मिनिमम वैल्यू निकाल लो ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा सर, जो भी y की वैल्यू थी यहां पर x की वैल्यू 1/2 डाल दो, यानी कि सर 1/2 का स्क्वायर माइनस के 1/2 प्लस 1 कर देंगे और इसकी पावर 1/3 निकाल देंगे। तो 1/2 का स्क्वायर बेटा 1/4 हो जाएगा, माइनस के 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 4 की पावर 1/3 हो जाएगा। सो 3 अपॉन में 4 की पावर 1/3 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी खत्म हो गया सवाल भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एकदम तगड़े तरीके से सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है। चलो अब जो आखिरी सवाल है बेटा, ये थोड़ा सा भयंकर सवाल पूछा गया था, मतलब ये एक्चुअली में कैलकुलेटिव सवाल है, एक्चुअली में कैलकुलेटिव सवाल। तो अगर आपको ऐसा सवाल आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे स्किप कर सकते हैं सवाल को पहचान कर, बिकॉज दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बिलोंग करने वाला सवाल है। और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि सर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इनटू अ हाफ सिलेंडर दैट इज विद अ रेक्टेंगुलर बेस एंड अ सेमी सर्कुलर एंड्स। इफ द टोटल surface area is to be minimum then the ratio of the height of the half cylinder to the diameter of the semi circular ends is। देखो बच्चे, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक अप्रोच के साथ आपको समझाता हूं कि ये कह रहा है कि सर एक सिलेंडर है और वो हाफ सिलेंडर है, तो हाफ सिलेंडर के लिए हम लोगों ने ऐसे करके ये बनाया और फिर हमने कहा कि सर ये हाफ सिलेंडर कुछ ऐसे बन रहा होगा, है ना। ये सर एक हाफ सिलेंडर बन गया, ठीक है सर। इसके दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, आप लोग देख भी पा रहे होंगे दोस्त कि इसके दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। ये तो गलत हो गया सर, ये तो ज्वाइन करो पहले पूरा। ओके जी, तो ये इसके दो सेमी सर्कुलर एंड्स हो गए। सर दो सेमी सर्कुलर एंड्स होने के बाद इसका एक बेस आपका रेक्टेंगुलर बेस बन रहा है, ये देखो रेक्टेंगुलर बेस भी आ रहा है। और इसमें जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा, ये पूरा एरिया आपका कैसा हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर से ये यहाँ पे शायद बाहर जा रहा है, ये लीजिए, तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। तो अब हमें बोल रहा है कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया जो भी होगा
मुझे वो मैक्सिमम करना है। क्या करना है सर? मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या करना है सर? मिनिमम करना है। और हमारा गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल है, यानी वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसका वॉल्यूम क्या है सर? वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है। सर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारा वॉल्यूम है, यानी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? हाफ इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ जी सर, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से आप कहेंगे सर h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी 2k अपॉन में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, ये हो जाएगा। अब आइए बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा S बराबर, बेटा इसमें दो आपके पास सेमी सर्कुलर एंड्स आ रहे हैं। हाँ जी सर, दो सेमी सर्कुलर एंड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो हाफ सर्कल जोड़ देंगे तो 2 मल्टीप्लाई हाफ सर्कल यानी हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सर इसमें एक रेक्टेंगुलर बेस आ रहा है, ये देखो ये रेक्टेंगुलर बेस आ रहा है। इस रेक्टेंगुलर बेस के लिए सर डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बच्चा? अगर ये मेरे पास रेडियस है तो ये भी रेडियस है, यानी ये लेंथ हो जाएगा 2r, और ये लेंथ सर हाइट हो जाएगी हमारे सिलेंडर की। तो ये कितना हो गया सर? इसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू आर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है सर। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया आप लोगों को मिलेगा, सो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा बेटा, वैसे तो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन क्योंकि ये आधा है तो सिर्फ पाई आर एच हमें लेना पड़ेगा। थोड़ा सा महंगा सवाल। यहाँ पर बेटा 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब जहां जहां पर h है बेटा, h की जगह पे वो रख देंगे, तो हमारा s फंक्शन बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू 2k अपॉन में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई इंटू आर इंटू 2k अपॉन में पाई आर स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। ध्यान से देखेंगे, कुछ कैंसिलेशन वगैरह अगर हो रही है तो आप कहोगे सर एक आर से एक आर को कैंसिल कर दो, एक आर से एक आर को कैंसिल कर दो, पाई से सर पाई को कैंसिल कर दो। तो अब जो मेरा फंक्शन होगा वो फंक्शन बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 4k अपॉन में पाई आर स्क्वायर प्लस 2k अपॉन में आर बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर? ये 2k नहीं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं है, कितना हो जाएगा? 2k अपॉन में आर हो जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आती है। अब अगर मैं यहां से s डैश निकालता हूं सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा प्लस ये माइनस के 4k अपॉन में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस के 2k अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0 रख देंगे तो सर क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहां से आप अगर एलसीएम ले लेते हो तो आपके पास यहां पर बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर, है ना, आर का क्यूब हो जाएगा दोस्त, 2 पाई स्क्वायर आर का क्यूब, और यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस के 4k आ जाएगा, और माइनस के बेटा 2 पाई के आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में से 2 को हटा दो, और यहां से बेटा आप लोग कहोगे कि सर पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ के जो है, पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ के जो है, ये हमारे पास बराबर हो जाता है बेटा 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब के, है ना, 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब के, नहीं 2 तो हट गया है, तो पाई स्क्वायर आर क्यूब के बराबर आ जाता है। जी सर, यहां तक हमें बात समझ में आती है। हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है हाइट और सिलेंडर का रेशियो निकालना है। तो यहां से आर की वैल्यू आप लोग कितनी निकाल दोगे? आप निकाल दोगे सर आर क्यूब की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है k मल्टीप्लाई पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आ जाती है। ठीक है जी। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर हम लोगों को h की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। यहां से k की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में पाई प्लस 2। देखो दोस्त, यहां से निकाल लो दोस्त, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल अगर मैं बोलूं इसको, तो यहां से आप लोग k की वैल्यू अगर निकालोगे तो आप कहोगे सर पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है? पाई प्लस 2 आ रहा है। दिस इज द वैल्यू k की। अब ये k की वैल्यू, ये जो k की वैल्यू आपने निकाली, इसको बेटा आप यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 2 इंटू के यानी 2 पाई स्क्वायर आर का क्यूब हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई प्लस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई सर पाई आर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया। कैंसिलेशन देखते हैं सर, एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चे हमें
क्या निकालना है, हाइट का रेशियो डायामीटर से निकालना है। इस रेशियो को जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं कि सर ये h अपॉन में 2r जो है वो हमारे पास पाई अपॉन में पाई प्लस 2 के बराबर आ जाता है। यानी सर हाइट और डायामीटर का रेशियो कितना आ जाता है, पाई अपॉन में पाई प्लस 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सर क्या इतना लंबा सवाल हमें करना पड़ेगा? हाँ बेटा, थोड़ा तो मुश्किल सवाल है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपसे एक अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है तो आप इसे स्किप करके आगे चले जाइए। फायदा सिर्फ इसमें आप ही का होगा और किसी का नहीं है। क्योंकि अगर ये सवाल कहीं पर अटक गया, देखो मुझे भी करने में कई बार इधर उधर घुमाना पड़ा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कुछ एक्स्ट्रा करने में टाइम लगता है। ऐसे सवालों में हमारे पास कोई ज्यादा तेज जुगाड़ नहीं है। अब या तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा सवाल आया आप इसका रिजल्ट याद रख सकते हैं, या फिर आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो हमें ये समझ में आया कि सर हमने इतने सारे सवाल करे, इतने सारे सवालों में से बस कुछ ही चीज ऐसी थी जो कि थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा। और कैलकुलेशन के बेस में बात करें तो सर कोई बेसिक चीज इतनी थी जो कि एक सवाल के अंदर हमें ज्यादा कैलकुलेशन मिला। लेकिन आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि आपको पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स था वो सिर्फ किस बात पे समझ में आया कि सर कहां पर डेरिवेटिव जीरो रखना है, कहां पर डेरिवेटिव बड़ा रखना है, कहां पर लेस देन जीरो रखना है। और इसी के साथ मैंने आपको और क्या बताया बेटा कि कहां पर मैक्सिमम आ रहा होगा, सर क्रिटिकल पॉइंट्स पर मैक्सिमम आ रहा होता है, ये बात समझ में आती है। और मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव की लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो को वैल्यू चेक करनी होती है। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे इन जनरल वहां पे डबल डेरिवेटिव जीरो के बराबर आ जाता है। सो ये था अपना पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो कि सिर्फ एक कर्व को अंडरस्टैंड करने से आप पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को समझ सकते हैं। ये पूरा जो सेशन था बेटा ये इसका सबूत है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से रिविजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और एनसीईआरटी के सवालों को अगर आप और थोड़ा सा अपना रिवीजन कर लेते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक मेजर पार्ट आपके कॉन्फिडेंस में आ जाता है। सो दैट वाज ऑल गाइस, दैट वाज ऑल। और मेरी तरफ से ये है कि भैया रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मुझसे नहीं हो रहा है तो बेटा सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को निकाल फेंको कि आपसे नहीं हो रहा है। आपसे होगा, लेकिन आपको पहले अपना मन बनाना होगा, वो जिद पालनी होगी कि मुझे करना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करके देने वाला, ऊपर वाला खुद नहीं आएगा बेटा आपकी किस्मत लिखने के लिए। किस्मत आपको लिखनी होगी, खुद लिखनी होगी। तो खुद किस्मत को लिखने में बेटा मेहनत तो लगती है। बैठे बैठे सपने पूरे नहीं होते हैं, ये बात कितनी बार समझाई जाए, किस किस तरीके से समझाई जाए ताकि आपके समझ में आ जाए। मेहनत करोगे तभी तो भीड़ में से अलग नजर आओगे, वरना तो बेटा भीड़ में चेहरे तो सभी के एक जैसे होते हैं। सभी बोलते रहते हैं कि सर नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो वो इसीलिए भीड़ में रह जाते हैं। अब अगर आपको वर्दी चाहिए, आपको सभी से वो इज्जत चाहिए, तो बेटा वो इज्जत कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बात समझ में आई है तो जरूर मेरे साथ, जो अगर मेरे साथ सेटिस्फाई हैं तो जरूर मुझे बताएं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ शेयर करें। सो दैट वाज ऑल। यहां पर सेशन को करते हैं खत्म, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।